हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग अपनी एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लगा रहे थे, जिसमें अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ये मैं 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। ये पार्ट 6 है, बायोलॉजी की सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा गम्बुसिया। ये मछली होती है दोस्तों। गम्बुसिया स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है, जो जल में उपस्थित मच्छरों के लार्वा को खाकर नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, गैम्बुसिया मछली से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। गैम्बुसिया मछली से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्व-विकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता स्व-विकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी से लगाया जाता है एवं मिश्रण से उसके अवयवों को ज्ञात करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। नील हरित शैवाल एक प्रकार के हैं मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव हैं। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पॉलीथीन बैग, ऊन, प्लास्टिक, नायलॉन में से केवल ऊन ही जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। अनुवांशिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए वो सब लोग देख लेते हैं हम लोग। अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है, मतलब किसने दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बैटसन। आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैटसन, क्योंकि नाम पूछा था आनुवांशिकता का शब्द किसने दिया था, तो बैटसन। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं 1866 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहलंगता। सहलंगता की युग्मन और प्रतिकर्षण दो अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण सहलंगता की दो अवस्थाएं। सहलंगता मेंडल के नियम का अपवाद है। जब दो भिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बंधे होते हैं तो उनकी वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है। इस घटना को मॉर्गन ने सहलंगता कहा है। जब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहती है एपिस्टेसिस। सहलंगता की खोज किसने की थी, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, बैटसन। सहलंगता की खोज बैटसन ने की थी। सहलंगता की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बैटसन ने तथा रेगिनॉल्ड क्रोमवेल्ट पुन्नेट ने की थी। दोनों ने मिलकर की थी, विलियम बैटसन तथा रेगिनाल्ड क्रोमडल पुन्नेट। नाम भी अजीब होते हैं। यूफेनिक्स है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार। यूफेनिक्स है दोस्तों आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार। यूफेनिक्स आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार है।
सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में। सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में। नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया डिंबवाहिनी नली में संपन्न होती है। उस स्थिति में एक ऐसा जोड़ा पैदा होता है जब, ऑप्शन बी सही है, एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में एक ऐसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाने पर एक जैसा जोड़ा पैदा होता है। एक जैसे जोड़े का युग्मज से विकसित होते हैं जो विभाजित होकर 2 भ्रूणों का निर्माण करता है। जीन शब्द किसने बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा W.L. जोहानसेन। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसेन ने। जीन शब्द जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जॉनसन ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जोहानसन जीन शब्द दिया था, जो कि एक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री थे। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? गुणसूत्रों पर मन का जैसी संरचना, गुणसूत्रों पर मन का जैसी संरचना जीन है। इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन गुणसूत्रों पर मन का जैसी संरचना होती है। गर्भाशय बूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूटेरस। गर्भाशय बूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। गर्भाशय यूटेरस मजबूत मांसपेशियों से बना एक थैली जैसा अंग होता है जो महिला के पेट में काफ़ी नीचे की ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एमनियोस्टेसिस भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। तो एमनियोस्टेसिस भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका प्रयोग गर्भ के भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? प्लेसेंटा। भ्रूण के पोषण में प्लेसेंटा संरचना सहायक होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है 0। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या 0 होती है क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्र कणिका। जीवाणु कोशिका में नहीं होता है सूत्र कणिका। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका नहीं होता है। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वें जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम्स कहते हैं। लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा 40 गुणसूत्र, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता। शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र और माता में समजात गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। जब युग्मज माता के X तथा पिता के X से मिलकर बनता है तो संतान लड़की, और जब युग्मज
माता के X तथा पिता के Y से मिलकर बनता है तो संतान लड़का पैदा होती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, XY गुणसूत्र उत्तरदायी है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 44A प्लस XO। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है, अतः ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती है। इनमें क्रोमोसोम का विवरण 44A प्लस XO है। बारपिंड किस में पाया जाता है? बारपिंड किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में। बारपिंड मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। बारपिंड एक निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र है जो मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग से डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से ग्रस्त हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता मंगोलॉय डियोसी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। विनिमय किसके दौरान होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूल पट्ट के दौरान विनिमय होता है। मानव शरीर संरचना विज्ञान से निकला शब्द विनिमय क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्र मियोसिस के पैकेटीन या स्थूल पट्ट पैकेटाइन चरण के दौरान होता है। इस अवस्था या चरण में समजात क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट कर छोटे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। फिर ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए परीक्षण की तकनीक विकसित की गई। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग पुलिस द्वारा जासूसी कार्य तथा अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए दो परस्पर जुड़ी सर्पीली कुंडलिनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त स्प्रिंग की भांति ऐंठ कर ड्यूकुंडली संरचना होती है। ड्यूकुंडलिन का प्रत्येक कुंडल 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है। इस काम के लिए इन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। डीएनए की संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था और इन्हें नोबेल 1962 में मिला। डीएनए की संरचना कुछ ऐसी होती है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी संरचना होती है। सीढ़ी नुमा सही नहीं बन पाया दोस्तों, आप देख सकते हैं। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी माता पिता बलात्कारी चोर। डीएनए अंगुली छाप की खोज सर्वप्रथम एलेक जेफरीज ने की थी। इसका उपयोग संतान के कानूनी रूप से वैध माता पिता बलात्कारी पुरुष चोर इत्यादि की पहचान करने में किया जाता है। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुली छाप। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः अंगुली छाप नाम से जाना जाता है। इसकी प्रयोगशाला हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रयोगशाला हैदराबाद में है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंटोज। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोज। डीएनए तथा आरएनए में पेंटोज प्रकार की शर्करा होती है। डीएनए में डाईऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में राइबोस नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूवी किरणों के द्वारा डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना होती है। डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों के द्वारा कारण होती है। संकेत भाषा का संबंध किससे है? अंगुली छाप संकेत भाषा का संबंध अंगुली छाप से। डैक्टिलियोग्राम का संबंध अंगुली छाप फिंगरप्रिंट से है। पहचान के उद्देश्य से अंगुलियों के निशान के अध्ययन को
डैक्टाइलोग्राफी कहते हैं। डैक्टाइलोग्राफी उंगलियों के निशान के अध्ययन को। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ विशेषता सम्मिलित रहते हैं, डीएनए हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन। गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्र बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आरएनए थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। पिरामिडीन बेस मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में थायमिन एवं साइटोसिन तथा आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन और साइटोसिन, आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेज एंजाइम पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। एचआईवी की इस अवस्था को प्रोवायरस कहते हैं। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है केवल आरएनए। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है केवल आरएनए। राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किया था। मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। यह वर्ष 1984 में आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉली क्लोरित मेरिनो मेमना है। इयान विल्मोट, कीथ कैंपबेल तथा उनके सहयोगियों द्वारा क्लोनित किए हुए प्रथम स्तनी डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। 5 जुलाई 1996 को डॉली का जन्म हुआ था, जो कि एक मेमना है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु है? भेड़। निम्नलिखित में से वे मानव रोग कौन से हैं जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिमोफीलिया, थैलीसीमिया, दाव कोशिका रक्तता। यहाँ पर विकल्प ए, बी, सी तीनों आनुवांशिक रोग हैं जो उत्परिवर्ती जीव में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और आगे नई पीढ़ियों में फैलते हैं। हिमोफीलिया, थैलीसीमिया और दाव कोशिका रक्तता। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पुल। आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पुल कहते हैं। किसी एकल जनसंख्या में एक जीन के लिए युग्म विकल्पियों का संपूर्ण समुच्चय एक जीन पुल कहलाता है। प्राथमिक जीन पुल, द्वितीय जीन पुल और तृतीयक जीन पुल। जीन पुल के 3 प्रकार हैं। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है, किस जगह मोहक उपजाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड की मोहक उपजाती है। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता एक जीन बैंक है जिसे आनुवंशिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। किसी महिला की अंडवाहिनी नलियों बंद होने या पुरुष द्वारा बहुत कम शुक्राणु पैदा कर पाने की स्थिति में स्त्री की डिंब ग्रंथि से अंडाणु निकालकर एक तरल माध्यम से शुक्राणु द्वारा उनका निषेचन करवाया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडाणु को महिला गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। 19-21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि 19-21 दिन होती है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है?
इसका आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। सी हॉर्स में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिका द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। क्लोन एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। क्लोन एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता के से प्रत्येक प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। भ्रूण के विकास के लिए अपरापोषिका एलोन्ट्रोइस द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए अपरापोषिका एलोन्ट्रोइस द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तंत्रिका तंत्र में भाग मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा आंतरिक अंगों की क्रिया नियंत्रित होती है। तंत्रिका तंत्र के भाग मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा आंतरिक अंगों की क्रिया नियंत्रित होती है। डीएनए रहित वायरस जो कि केवल आरएनए से युक्त होते हैं, तो इनमें आरएनए ही आनुवंशिक जानकारी को संप्रेषित करते हैं। डीएनए रहित वायरस जो कि केवल आरएनए से युक्त होते हैं, तो इनमें आरएनए ही आनुवंशिक जानकारी को संप्रेषित करते हैं। एक अनिषेचित मानव अंडे से में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। सूक्ष्म जैविकी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं कहलाते हैं प्रतिकारक एंटीडोट्स किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं। यह किसी जहर पॉइजनिंग से बचाव के लिए भी दिया जाता है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। सभी प्रकार प्रोकैरियोटिक जीव बैक्टीरिया तथा आर्की दोनों आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया का आकार 0.6 MBP से 10 MBP तक तथा आर्की का आकार 0.5 MBP से 5.8 MBP तक होता है। सबसे छोटे ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव नैनो ऑर्कियम एक्विटेंस तथा माइकोप्लाज्मा जेनेटाइलम है, जिनका आकार क्रमशः 0.491 MBP तथा 0.5 MBP है। प्रश्न में नैनी ऑर्कियम एक्विटेंस के न होने के कारण सही उत्तर विकल्प बी होगा। एसएससी ने भी उत्तर बी ही माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर एसएससी ने नहीं माना। एसएससी ने इसका सही उत्तर नोट में दिया है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तपेदिक के इलाज के लिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड PAS का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग कफक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के लिए किया जाता है। BCG एक प्रत्यक्षीय टीका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1829 में की थी। 1929 में की थी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। पेनिसिलिन की किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में की थी, और पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होती है। प्रथम एंटीबायोटिक खोज किसने की थी? तो यही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। BCG के टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात को BCG का टीका लगाया जाता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को BCG का टीका 1.5 माह की आयु पर लगता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका C, ट्यूबरकुलोसिस TB। ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, स्मॉल पॉक्स आदि बीमारियों के कारक जीवाणु प्रायः वायु के माध्यम से फैलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है
आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। BCG प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए। BCG प्रतिरक्षण ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए DPT तथा कुष्ठ रोग के लिए MDT का प्रयोग किया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। इससे प्रायः रुधिर अल्पता, एनीमिया तथा अंतर्रुधिर स्राव हो जाता है। एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है खमीर यीस्ट द्वारा। एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है खमीर यीस्ट द्वारा। यीस्ट यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव है जिन्हें कवकों के वर्ग में वर्गीकरण किया जाता है। एल्कोहलिक किण्वन खमीर यीस्ट द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे शराब बनाने वाला यीस्ट कहा जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। मैदे में खमीर मिलाने से उसमें हल्का खट्टापन आ जाता था एवं गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिससे ब्रेड मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था 1797 में। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले पता लगा था वर्ष 1997 में। यद्यपि H5N1 वायरस वर्ष 1959 में स्कॉटलैंड तथा तुर्की और वर्ष 1991 में इंग्लैंड में मुर्गियों की मृत्यु का कारण बना, परंतु इसके कारण पहले ज्ञात संक्रमित व्यक्ति का पता 1997 में हांगकांग में चला जब 18 संक्रमित व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा वायरस मानवों की संक्रामक है? इसका सही हो जाएगा H5N1 बर्ड फ्लू। H5N1 वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस ए से बर्ड फ्लू नामक रोग होता है। यह प्रमुख रूप से पक्षियों में होता है जो उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्य को सरलता से संक्रमित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया गया हो। बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है उपार्जित प्रतिरक्षा। बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा। बी लसीकाणु एवं टी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फाइलेरिया पैदा किया जाता है वुचेरेरिया ब्रैनकोप्टाई द्वारा। वुचेरेरिया ब्रैनकोप्टाई द्वारा पैदा किया जाता है। फाइलेरिया के लिए वुचेरेरिया ब्रैनकोप्टाई नामक सूत्र कृमि उत्तरदायी होता है। इस रोग के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इससे फाइलेरियोसिस कहते हैं। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरियन। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? वायरियन। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है वायरियन कहलाता है। प्रायोन में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। इसी आधार पर यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, किंतु SSC ने प्रायोन को ही अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर माना है। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? इसका आंसर SSC ने नहीं दिया है, तो नोट पढ़ते हैं हम लोग। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास सार्क द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण
परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। परंतु मुख से लिए जाने वाले वैक्सीन ओरल वैक्सीन का विकास एल्बर्ट साबिन द्वारा पोलियो से बचाव के लिए किया गया था। 1952 में जॉन साल्क ने किया था, लेकिन मुख से वाली का ओरल वैक्सीन का एल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। एल्बर्ट साबिन। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने खोजी थी? तो जॉन साल्क ने खोजी थी। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो प्रदूषित खाद्य पानी से। पोलियो के विषाणु वायरस का शरीर में प्रवेश प्रदूषित खाद्य और पानी से होता है, तो तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो विषाणु। इंटरफेरोन विषाणु की अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। आइजैक्स एंड लिंडनमैन ने इसका पता 1957 में लगाया गया था। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु द्वारा। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाला पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इस रोग में निचली वमन, तितली बढ़ना और रक्तस्रावी दाने निकलना आदि कारणों से रोगी का शरीर काला पड़ जाता है, जिससे इस रोग को काली मौत नामक सार्थक होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स से एनोजेनिटल मस्सेवाट पैदा होते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक रेट्रोवायरल रोग है, जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान 1981 सर्वप्रथम अमेरिका में की गई थी। एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्ताधीन इत्यादि द्वारा फैलता है। अतः दोस्तों यहीं पर ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 6 था दोस्तों। ये पार्ट 6 है। मैं 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। 1 लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।